गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर चल रहा है रूरल डेवलपमेंट। तो लास्ट वीडियो तक हमने किया था डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्शन एक्टिविटीज, जिसके दो पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट था कि हमने पढ़ा था डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि एक तो डाइवर्सिफाई होता है कि वो अलग अलग तरह की क्रॉप्स को प्रोड्यूस करे अगर हमारा फार्मर। सेकेंड, किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन हम देख रहे थे कि अगर फार्मर जो है वो शिफ्ट कर जाता है, ठीक है, शिफ्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू अदर अलाइड एक्टिविटी। तो वैसे कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं वो आज हम पढ़ेंगे, जिसमें एक फार्मर जो है वो एग्रीकल्चर के फील्ड को छोड़ के किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है टू अर्न प्रॉफिट या अर्न इनकम। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट हम करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो इसका मतलब क्या है? इन इंडिया द फार्मिंग कम्युनिटी यूजेस द मिक्स क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग सिस्टम। तो इंडिया के अंदर क्या है कि जो कम्युनिटी हमारी है फार्मिंग के ऊपर काम करती है, तो फार्म फील्ड के ऊपर लगा हुआ है जो पर्सन फार्मर, तो वो मिक्स क्रॉप लाइव स्टॉक अगर वो शुरू करता है, ठीक है। तो ये मिक्स क्रॉप का मतलब क्या होता है कि वो फार्मिंग तो कर रहा है कुछ क्रॉप्स की, उसके साथ साथ वो रेयरिंग कैटल्स भी शुरू करता है। रेयरिंग कैटल का मतलब पशुपालन का काम भी अगर वो साथ में स्टार्ट कर देता है, सो दैट इज कॉल्ड द मिक्स क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग। ठीक है, तो कुछ क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ पशुपालन का काम शुरू करता है। तो ऐसा करने से उसको बेनिफिट होता है, इसको बोलते हैं लाइव स्टॉक। जब हम किसी पशु को रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो उससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं कैटल को रखने के। तो किस तरह के कैटल्स हम करते हैं? जैसे कि हम काउ, वेफेलो, गॉट, ठीक है, और कैटल्स किसी तरह के भी हमारे पास स्पीशीज हो सकते हैं जिसको हम एज ए लाइव स्टॉक जो है वो शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन क्या है? इट प्रोवाइड इंक्रीज स्टेबिलिटी इन इनकम। तो पहला हमें बेनिफिट क्या मिलेगा इस चीज से? इसके बेनिफिट्स हम चेकआउट करते हैं पहले। एक तो हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी हमारी इनकम के अंदर, क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें हमारी स्टेबिलिटी नहीं होती है इनकम की, क्योंकि उसमें एक तो हमारे पास अगर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है तो हम फार्मर जो है वो बहुत सारा डिपेंड रहते हैं रेनफॉल के ऊपर। ठीक है, तो कई बार लोन प्रॉपर प्रोवाइड नहीं होता, तो उसकी वजह से भी वो आगे जो है वो फर्दर प्रोडक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में दिक्कतें आती हैं। कई बार फसल ही खराब हो जाती है, तभी अर्निंग नहीं होती। तो यहाँ पे बेनिफिट्स है कि लाइव स्टॉक अगर वो करते हैं, फार्मिंग करते हैं लाइव स्टॉक, तो उनको एक तो प्लस पॉइंट है कि उनको इनकम जो है वो स्टेबल हो जाएगी, हर बार उनको इनकम जो है वो मिलेगी। साथ में और क्या बेनिफिट होगा? उनका फूड सिक्योरिटी में उनका फायदा होगा। ठीक है, तो फूड जो है वो सिक्योर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बेनिफिट होगा? ट्रांसपोर्ट। आपको पता है कि अगर हम कैटल रियरिंग करते हैं, कैटल को पालते हैं, तो कुछ कैटल्स ऐसे हैं जिसको हम एज ए ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हॉर्स कार्ट होता है, बुलक कार्ट होता है, जिसको हम एज ए ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और कई बार काउ डंक होता है तो उसको हम एज ए फ्यूल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं। और नेक्स्ट बेनिफिट हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी फैमिली है उनका न्यूट्रिशन भी मिलता है, न्यूट्रिशन डाइट मिलती है, क्योंकि कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कि मीट वगैरह खा सकते हैं, तो उससे कहते हैं न्यूट्रिशन डाइट प्रॉपर मिल जाती है फॉर द फैमिली। ठीक है, अगर कुछ मीट वगैरह इन जगह से इस तरह से लाइव स्टॉक से हमें प्रोवाइड हो ही जाता है। ठीक है, तो इस तरह की बेनिफिट्स के साथ अदर बेनिफिट क्या है? लाइव स्टॉक सेक्टर अलोन प्रोवाइड ऑल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शंस टू ओवर 70 मिलियन स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनको बेनिफिट मिलता है उनकी लाइवलीहुड के लिए, उनकी आजीविका कमाने का एक मेन साधन बन जाता है, रिसोर्स बन जाता है। तो इस तरह की 70 मिलियंस लोगों को काम मिल जाता है। ठीक है, तो आगे बेनिफिट्स भी हैं कि इसका बेनिफिट खाली पर्सन्स को यानी कि मैन को नहीं मिलता, वुमेन्स को भी फायदा मिलता है। तो वुमेन्स भी क्या कर सकती हैं? यहाँ पे लाइव स्टॉक फार्मिंग के अंदर क्या करती हैं? काम करते हैं, वर्क करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे मिलता है। तो ये भी बेनिफिट होता है हमें। ठीक है, तो इसके साथ साथ और क्या होता है एनिमल हस्बेंड्री में? कई क्या होते हैं लोग डेयरी फार्म खोल लेते हैं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन डेयरी फार्म सिस्टम जो है वो हम बुक के ऊपर देखेंगे। आज का ऑलमोस्ट टॉपिक जो है वो बुक के ऊपर ही हम रीड करेंगे बेटे आज। परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन डेयरी सेक्टर over the last 3 decades has been
क्वाइट इम्प्रेसिव। तो इंडिया के अंदर जब हम डेयरी सिस्टम है, दूध वगैरह निकाल के आगे सप्लाई करते हैं, इस तरह के डेयरी फार्म खोले जाते हैं। तो अगर हम बोलते हैं 3 डिकेड से जो है वो बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है इस चीज़ का। तो मिल्क प्रोडक्शन जो है इन इंडिया या फिर हमारी कंट्री के अंदर जो हम बोलते हैं हैज़ इंक्रीज्ड बाय मोर देन 5 टाइम्स बिटवीन द 1960 टू 2012। इस टाइम पीरियड के बीच में जितना भी मिल्क का प्रोडक्शन होता था तो उससे अब कहीं ज़्यादा हमारा जो है 5 टाइम्स बढ़ गया है मिल्क प्रोडक्शन इंडिया के अंदर। तो इसी मिल्क प्रोडक्शन से जुड़ा एक हमारे पास ऑपरेशन है जिसको हम ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड में क्या है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, तो इट इज़ अ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है वेयर बाय ऑल द फार्मर्स कैन पूल देयर मिल्क प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रेडिंग बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड द सेम इज प्रोसेस एंड मार्केटेड टू द अर्बन सेंटर। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट के अंदर, इस सिस्टम में जितने भी फार्मर्स हैं वो अपना जो मिल्क है एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं, पूल कर लेते हैं और उनको उनकी ग्रेडिंग दे दी जाती है उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली। कौन से मिल्क ज़्यादा प्योर है, कौन सा कैसा है, उनको क्वालिटी वाइज सेट कर लिया जाता है। फिर उनकी प्रोसेसिंग करके उनको मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। कहाँ पे मार्केट में सप्लाई किया जाता है, अर्बन सेंटर के अंदर। ठीक है, थ्रू कोऑपरेटिव्स। तो ये काम किसके थ्रू होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने रीड किया हुआ है। तो इस तरह से कोऑपरेटिव मार्केट जो है उसमें कुछ पर्सन, कुछ फार्मर्स जो कंबाइंड होकर अगर कोई अपना काम स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेशन फ्लड क्या है, ये इसी का कोऑपरेटिव मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसके आगे क्या है, तो कई बार ये शॉर्ट नोट में आता है 3 मार्क्स में, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑपरेशन फ्लड क्या मतलब होता है। इन दिस सिस्टम द फार्मर्स आर एश्योर्ड ऑफ अ फेयर प्राइस। तो इस तरह की जो सिस्टम हमने चलाया है ऑपरेशन फ्लड का, इसे एक तो फार्मर्स को एश्योरिटी मिल जाती है कि उनको सही प्राइस मिलेगा उनकी चीज़ों का, उनकी प्रोडक्ट का, एंड द इनकम फ्रॉम द सप्लाई ऑफ मिल्क टू द अर्बन मार्केट। और उनको इनकम अर्न हो जाएगी कहाँ पे, जब वो अपना मिल्क जो है, प्रोडक्ट जो है वो अर्बन मार्केट में सप्लाई कर देंगे। So as pointed out earlier, Gujarat state is held as a success story। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो मेन हमें नज़र आ रहा है ऑपरेशन फ्लड, ये कहाँ पे हुआ था, ये गुजरात में इसके हमें सक्सेस स्टोरी जो है वो देखने को मिलती है। तो ये इतना ही पॉइंट है हमारा जो हम टॉपिक कर रहे हैं, कौन सा, एनिमल हस्बेंड्री का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट से पहले हम थोड़ा सा डेटा और एक बार याद कर लेते हैं एनिमल हस्बेंड्री के टॉपिक के अंदर ही, कि पोल्ट्री फार्म से जो हमारा टोटल इंडिया के अंदर प्रोडक्शन मिलता है वो 42% हमें प्रोडक्शन यहीं से मिलता है। ठीक है, हमारे टोटल प्रोडक्शन का, जीडीपी का जो 42% पार्ट है वो पोल्ट्री फार्म से मिल जाता है। और इसी तरह से कैटल से जो हमें मिलता है वो बनता है 25% पार्ट, और गॉट एंड शीप से जो हमें मिलता है, गॉट एंड शीप। तो कैटल के अंदर बेटे क्या आते हैं, जैसे हम काऊ या बेफेलोस की बात करते हैं तो वो 26% पार्ट वहां से हमें मिलता है। ठीक है, और 20% पार्ट मिलता है हमें गॉट और शीप के रियरिंग से, तो 26% शेयर। तो इस तरह से हम कुछ लिमिटेड डेटा जो है वो हम लर्न कर सकते हैं। ये हमें मिलता है इन सबको हम कहते हैं इन टोटल लाइव स्टॉक इन इंडिया, यानी कि जितना लाइव स्टॉक है उसका 40% पोल्ट्री का पार्ट है और कैटल का 25% है, और गॉट एंड शीप का कितना पार्ट है, 20%। ठीक है, इतना सा आपको लर्न करना है। नेक्स्ट आता है और कौन सी अलाइड एक्टिविटी है हमारे यहाँ पे जो हम फार्मिंग को छोड़ के और अदर कुछ काम कर सकते हैं, वो है फिशरीज। तो फिशरीज क्या है, द फिशिंग कम्युनिटी रिगार्ड्स द वाटर बॉडी एज मदर और प्रोवाइडर। तो जो फिशिंग कम्युनिटी है, जो वो लोकेलिटी है या जो वो कम्युनिटी जिसको हम काउंट करते हैं, वो वाटर बॉडी को अपना मदर या अपना प्रोवाइडर के तौर पे गिनते हैं। द वाटर बॉडीज कंसिस्टिंग, वाटर बॉडी में हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं, सी, ओशन, रिवर्स, लेक या फिर स्ट्रीम्स, ठीक है, एसेट्रा, आर द इंटेग्रल एंड द लाइफ गिविंग सोर्स फॉर द फिशिंग कम्युनिटी। तो ये उनका इंटरनल पार्ट गिना जाता है या फिर उनकी लाइफ गिविंग रिसोर्स है ये। तो उनकी जिंदगी को आगे लेके जाने वाला सक्सेस, यानी कि उनकी लाइवलीहुड का एक मेन रिसोर्स है फिशिंग कम्युनिटी के लिए। ठीक है, तो इसको हम गिनते हैं फिशरीज में। और क्या पढ़ेंगे, ये हम पार्ट पढ़ने वाले हैं बुक के ऊपर से। सो मेन पार्ट हम याद करें यहाँ से, फिश प्रोडक्शन फ्रॉम द आइलैंड रिसोर्स या फिर सोर्स contributes about 64% of the total fish production। अगर हम इंडिया के टोटल
फिश प्रोडक्शन को अगर काउंट करते हैं तो आइलैंड से जो है वो कंट्रीब्यूशन कितना मिलता है हमें 64% का, और इसके अलावा जो रिमेनिंग 36% पार्ट है वो कहाँ से मिलता है हमें सी और ओशन में से मिल जाता है। टुडे टोटल फिश प्रोडक्शन अकाउंट्स फॉर 0.8% ऑफ द टोटल जीडीपी। तो टोटल जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, यानी कि फिशरी से अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो 0.8% जो है वो प्रोडक्शन हमारा फिशरीज का है टोटल जीडीपी के अंदर। तो कौन कौन से स्टेट से हमें यहाँ पे फिशरीज का काम ज्यादा मिलता है देखने को, इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आर द मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो ये ऐसे स्टेट हैं जहां पे ज्यादा हमें फिशेज जो है वो मिलती हैं। अ लार्ज शेयर ऑफ फिश वर्कर्स। अब इन सब के अलावा हम कुछ नेगेटिविटी भी देख रहे हैं फिशरीज के काम में, इस एक्टिविटी में। अ लार्ज शेयर ऑफ फिश वर्कर्स, जितने भी फिश वर्कर्स की फैमिलीज हैं कहते वो काफी पुअर हैं, ठीक है। ये एक तो हमें देखने में मिलता है। रेम्पेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट, और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हमें देखने को मिलती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि उनकी जितनी उनमें कैपेसिटी है काम करने की उनसे कम, उसे नीचे जो है उनको काम मिलता है, ठीक है, प्रॉपर काम नहीं मिलता, तो उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट वर्क उनको प्रोवाइड होता है। लो पर कैपिटा अर्निंग, तो उनकी इनकम भी इस फील्ड में कम है, इस एक्टिविटी को करने से पैसा भी कम मिलता है और मोबिलिटी भी कम है, यानी कि अगर वहां पे इस सेक्टर में वो काम कर रहे हैं तो वो जल्दी जल्दी उस फील्ड को छोड़ के किसी और काम में जो है वो शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी कैपेसिटी क्या है काम करने की या कैपेबिलिटी क्या है, उनके पास स्किल्स क्या है सिर्फ फिशरीज का काम करने के लिए, तो वो जल्दी से किसी और काम में एडजस्ट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो मोबाइल यानी कि मूव नहीं कर सकते किसी और काम के लिए। एंड द हाई रेट ऑफ इलिटरेसी भी है इस फील्ड के अंदर, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो किसी और फील्ड में नहीं जा सकते। एंड इंडेप्टनेस, और बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबे हुए रहते हैं। तो ये कुछ नेगेटिविटी है यहाँ पे काम करने वाले लोगों को जो देखने मिलती है। आर सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ फिशिंग कम्युनिटी फेस टुडे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आज की जो हमारी फिशरिंग कम्युनिटी है उसको फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है बेटे अनदर अलाइड एक्टिविटी है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर क्या है, इंडिया हैज अडॉप्टेड ग्रोइंग ऑफ डाइवर्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, यानी कि इंडिया के अंदर क्या होता है हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है, और वो अलग अलग तरह की है, डाइवर्सिफाई हमें क्रॉप्स नजर आएंगी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है। ऐसी कौन सी क्रॉप्स हैं हम नेम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि कोई ऐसे फार्मर्स जो कि फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या फिर वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके अलावा वो टेबर क्रॉप्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। टेबर क्रॉप्स क्या होता है कि जिसको हम कहते हैं कि पोटैटोज वगैरह अगर वो बनाते हैं तो, ठीक है, फ्लावर्स वो प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी एक काम है फ्लावर्स बनाना, फ्लावर्स को प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचना, ठीक है। इसके अलावा क्या है मेडिकल या एरोमेटिक प्लांट्स उगाना, यानी कि जो हमें मेडिसिन जिससे हम बन सकती है, इस तरह के मेडिकल या फिर एरोमेटिक प्लांट्स को प्रोड्यूस करना। एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं जो कि हम कहते हैं कि जिनकी स्मेल हमें ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा स्मेल वाले जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे स्पाइसेस। तो ये सारे हमने डिवर्सिफाई जो है क्रॉप्स के नेम यहाँ पे लिखे हैं, ये है डिवर्सिफाई हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो कि फार्मर्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ठीक है। दीज क्रॉप्स पे अ वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। तो ये जो क्रॉप्स हैं हमें देखने को मिलते हैं, ये क्या करते हैं हमें प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। एक तो हमें क्या देते हैं ज़्यादा न्यूट्रिशन डाइट हमें देते हैं, हमें फूड के तौर पे ये चीज़ जो है इनमें से कुछ पार्ट हमें एज ए फूड जो है वो प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर सेक्टर का जीडीपी के अंदर क्या रोल है वो हम रीड करेंगे। 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड 6% ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। तो हॉर्टिकल्चर का अगर हम 1/3 देखते हैं, एग्रीकल्चर पूरे आउटपुट की बात करें तो उसमें 1/3 पार्ट किसका मिलेगा, हमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का हमें हिस्सा मिलेगा। और अगर हम जीडीपी को देखते हैं तो जीडीपी की प्रोडक्शन में 6% जो है वो प्रोडक्शन किस चीज की मिलेगी, हमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की मिलेगी। इंडिया हैज एमर्ज्ड एज ए वर्ल्ड लीडर in producing a variety of fruits like mango, banana,
कोकोनट, कैश्यू नट्स एंड द नंबर ऑफ स्पाइसेस। तो इंडिया क्या है अब इमर्जिंग, मतलब उसके सामने एक चैलेंज है, तो वो इमर्ज कर रहा है वर्ल्ड वाइड के तौर पे, यानी कि दुनिया के अंदर पॉपुलर हो रहा है अपनी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स के लिए। फ्रूट्स कौन कौन से जो हम ये मैंने नेम बोले हैं, इन सभी फ्रूट्स के लिए वो क्या हो रहा है, आगे ज़्यादा इमर्ज कर रहा है, मूव कर रहा है। एंड इंडिया को क्या काउंट किया जाता है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी बोला जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। तो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मैनी फार्मर्स एंगेज्ड इन हॉर्टिकल्चर हैज इम्प्रूव्ड। तो पहले से बेटर हो चुकी है उनकी कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो गई है फार्मर्स की जो कि हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए हैं। एंड इट हैज बिकम अ मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग लाइवलीहुड फॉर मैनी अनप्रिविलेज क्लासेस। और कुछ ऐसे पिछड़े हुए इलाके या पिछड़े हुए क्लासेस जिसको हम बहुत डाउन बोलते हैं, कि हम बैकवर्ड क्लासेस में बोलते हैं, तो उनकी जो लाइवलीहुड स्टाइल है, जो उनका जीने का ढंग है, वो भी क्या हो रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, हॉर्टिकल्चर का बेनिफिट हमें देखने को मिल रहा है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है बेटे IT सेक्टर। बेटे नेक्स्ट पॉइंट से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोल्डन रेवोल्यूशन क्या है। तो हाई क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जो हॉर्टिकल्चर से हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है, लेड टू गोल्डन रेवोल्यूशन इन हॉर्टिकल्चर फार्मिंग। तो उसने क्या किया है कि हॉर्टिकल्चर फार्मिंग में गोल्डन रेवोल्यूशन लेके आ गया है। ठीक है, कौन सी ईयर के अंदर आया, अगर आपसे पूछा जाए तो 1991 to 2012 के अंदर ये गोल्डन रेवोल्यूशन आया था, क्योंकि इतना लार्ज प्रोडक्शन जो है वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर से हमें मिलता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स बहुत लार्ज क्वांटिटी के अंदर यहाँ से प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इस ईयर के अंदर जो था प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से इसमें गोल्डन रेवोल्यूशन आया है। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, व्हीट और राइस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था इकोनॉमिक के अंदर, तो हमने कहा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया है। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी या HYV सीड्स यूज करके, तो यहाँ पे क्या आया है, गोल्डन रेवोल्यूशन आया है। और एक चीज़ यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट था 20%, ये आपको डेटा थोड़ा सा याद करना है। 20% of the total rural employment is generated by the horticulture and related of production activities। तो अगर हम टोटल रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि रूरल एरिया के अंदर जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं, उसमें से 20% जो पार्ट है वो कहाँ पे काम करता है, हॉर्टिकल्चर की एक्टिविटी में ही काम करता है। ठीक है बेटे, तो इस पॉइंट को भी आपने फोकस करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT रेवोल्यूशन इज प्रमोटिंग इंडियन इकोनॉमी एज ए नॉलेज इकोनॉमी। जो IT रेवोल्यूशन आया है इकोनॉमी के अंदर, वो किस चीज़ को प्रमोट करता है, नॉलेज इकोनॉमी उसने बना दिया है हमारी इकोनॉमी को। IT इज एक्सपेक्टेड टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एज एन ऑप्शन ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरिया। तो जैसे ही ये टेलीकॉम सिस्टम आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है IT की, तो इससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसने कैसा रोल प्ले किया है, इंपॉर्टेंट रोल है जो इकोनॉमी के अंदर, एज एन ऑप्शन ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरिया। तो वो रूरल एरिया के उनकी जीविका का कारण बनता जा रहा है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे IT क्या है, एक अदर ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शन है। तो IT हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड मेनी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, बहुत सारे सेक्टर्स उसको रेवोल्यूशन किया है इसमें। तो IT क्या करता है, एक प्ले करता है क्रिटिकल रोल किसके अंदर, इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और फूड सिक्योरिटी। ठीक है, इन 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी के अंदर एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इसने अचीव करवाया है, IT की वजह से हुआ है ये पॉसिबल, और फूड सिक्योरिटी को भी अचीव करवाया है। फूड सिक्योरिटी आप सबको पता है क्या, कि हमारी जो कंट्री है वो फूड में सिक्योरिटी उसने रिसीव कर ली है, अचीवमेंट हासिल कर ली है। अब बहुत ज़्यादा फूड के प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया के अंदर मिलते हैं, अब हमें फूड की कमी नहीं है। ठीक है, तो फूड ज़्यादा मात्रा में, फूड ज़्यादा हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे IT सेक्टर ने हमें अचीव करके दिया है। सेकेंड क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके करते हैं, ठीक है, तो उसको हम ज़्यादा खराब नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए भी हमने संभाल के रखा है। सो ये भी पॉसिबल हो पाया है IT की वजह से। सो इन द 20th सेंचुरी में ये चीज़ हमें मिली है। गवर्नमेंट कैन प्रेडिक्ट एरिया ऑफ द फूड इनसिक्योरिटी। गवर्नमेंट पहले से जजमेंट कर लेती है कि कौन से एरिया में फूड की कमी होने वाली है, फूड इनसिक्योर होने वाला है। एंड वल्नरेबिलिटी यूजिंग appropriate information and software tools so that the action can be taken to prevent and reduce the livelihood of an emergency। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि पहले से जजमेंट कर लेती है और इसी के अकॉर्डिंगली वो क्या करती है, ये सारी एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन के बेस पे वो कुछ ऐसा काम करती है जिसकी वजह से वो एक एक्शन ले सके। एक्शन किस चीज़ का, उनको प्रिवेंट करने का, बचाने का, और उसमें रिड्यूस कर सके लाइकलीहुड ऑफ द इमरजेंसी।
यानी कि जो भी वो चीज़ गिरावट आ रही है उस जगह के ऊपर उसको कंट्रोल कर सके, पहले से उसमें कंट्रोल करके किया, उसको सेट किया जा सके, प्रिवेंट करके रखा जा सके। सेकेंड बेनिफिट क्या है हमें आईटी का, इट ऑल्सो हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इसने अपने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा है। इट कैन डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे डिसेमिनेट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि इट कैन यानी कि आईटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजीज को क्या करता है, वो बढ़ाता है और उसके यूजेस को भी कंप्लीट करता है, यूजेस भी उसके बताता है। ठीक है, प्राइसेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वेदर कैसा रहेगा इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है फार्मर्स को, सॉइल कंडीशन कैसी रहेगी ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, फॉर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स एक्सेट्रा, अलग अलग तरह की क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने से पहले उनको इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड हो जाती है। तो ये बेनिफिट होता है एग्रीकल्चर सेक्टर को, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देता है एग्रीकल्चर फील्ड के लिए। इसके अलावा आईटी का क्या बेनिफिट है, वन मोर पॉइंट इज हियर, एक्शन प्रोग्राम हैज ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड एन अकेडमी। तो एक्शन प्रोग्राम जो थे वो पहले से तैयार किए गए थे अकेडमी के द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल अकेडमी। तो इसका नेम आपको याद कर लेना है। ठीक है, फॉर द रूरल प्रोस्पेरिटी हैज बीन एस्टेब्लिश। तो एक रूरल एरिया को इम्प्रूव करने के लिए इस एकेडमी ने क्या किया, दिस अकेडमी इज टू इम्पार्ट ऑपरेशनल ट्रेनिंग इन नियरली 10 लाख रूरल पीपल टू रन इन्फो कियोस्को। तो इन्फो कियोस्को की वजह से हेल्प से क्या है, 10 लाख जो रूरल हमारे पीपल हैं उनको क्या किया इन्होंने, ऑपरेशनल ट्रेनिंग दी इसके बारे में, ताकि वो इसका यूज कर सके। तो इसका यूज कैसे होता है, इंफॉर्मेशनल कियोस्क क्या होता है, दिस आर यानी कि दीज कियोस्क आर, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है टू बी इक्विप्ड विद, जो कि कंप्यूटर्स के द्वारा चलाया जाता है, स्कैनर्स के द्वारा या फिर प्रिंटर की हेल्प से, और फिर या फिर फोटोकॉपियर्स के द्वारा हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसका कैसे यूज किया जाता है, दीज आर टू प्रोवाइड सर्विसेज लाइक ई मेलिंग, या तो हम इसे ईमेल कर सकते हैं, और इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस अगर करना चाहें तो एक के अलावा कई सारे पर्सन के साथ हम टॉकिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। इस तरह में बहुत सारे पर्सन, बहुत सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। या फिर ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जैसे हमको पीडीएफ फाइल बना के किसी को ट्रांसफर कर देते हैं, तो डिफरेंट तरह के तरीके हैं कि हम ट्रांसफर कर सकते हैं इन्फो कियोस्क की वजह से टू द डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग तरह के ऊपर। ठीक है, तो ये आईटी का ही एक आप बेनिफिट लेके इसमें शो करोगे। तो हमने क्या क्या बेनिफिट्स देखे हैं आईटी सेक्टर की, एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बेनिफिट होते हैं पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है डिफरेंट पार्ट्स की, डिफरेंट तरह की, और एक इंफॉर्मेशन कियोस्क की वजह से हमें बेनिफिट मिलता है। और नेक्स्ट क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बेनिफिट मिला है आईटी कल्चर और फूड सिक्योरिटी में। तो ये कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट थे। तो ये हमारा पार्ट पीछे यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का टॉपिक है, तो इस साल ये टॉपिक हमारे सिलेबस से डिडक्ट हो चुका है, तो हम इस टॉपिक को वहाँ पे नहीं लेके जाएंगे, आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो उस पार्ट को हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो वो पार्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो हमने स्किप कर दिया। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, टॉपिक फिनिश हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हुआ तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और दोबारा इस चीज़ को समझ सकते हैं। ओके बेटे।